कैसी है ये दिल लगी पार्ट 7। सुनैना जी और प्रज्ञा रसोई के दरवाजे पर सांस रोककर खड़ी थीं। उन्हें लगा कि शायद अभिजीत जी ने सब सुन लिया है। सीढ़ियों से उतरने वाले कदम जैसे जैसे पास आ रहे थे, सुनैना जी का चेहरा पीला पड़ रहा था और प्रज्ञा ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया था। उन्हें लगा कि बस अब अभिजीत जी सामने आएंगे और उनकी सारी पोल खुल जाएगी। तभी रसोई का दरवाजा एक झटके से खुला और अंदर एक काली परछाई दाखिल हुई। सुनैना जी और प्रज्ञा के गले से एक साथ ऐसी चीख निकली कि पूरा सूरी सदन गूंज उठा था। सुनैना जी ने घबराहट में अपना दिल पकड़ लिया था और वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गई थी। सामने जो खड़ा था उसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके पूरे चेहरे पर कोयले जैसा गाढ़ा काला लेप लगा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें और दांत सफेद चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोयले की खान से सीधे रसोई में घुस आया हो। उस काली परछाई ने जब इन दोनों को पागलों की तरह चीखते हुए देखा तो वह खुद भी डर के मारे उछल पड़ा था। क्या हुआ माँ और प्रज्ञा, तुम दोनों ऐसे क्यों चीख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? रोहन की आवाज सुनकर दोनों हैरान रह गई थी। सुनैना जी ने अपना दिल थाम लिया और गुस्से में रोहन की ओर बढ़ी और हांफते हुए बोली, अरे तुम हो, ये क्या हुलिया बना रखा है रोहन, मेरी तो जान ही निकल गई थी। प्रज्ञा ने झुंझलाते हुए कहा, भैया आप ये क्या लगाकर घूम रहे हैं, मेरी तो कुल्फी जम गई थी आपको देखकर। रोहन ने किचन के सिंक के पास लगे आईने में अपना चेहरा देखा और फिर हंसने लगा था। अरे ये वो चारकोल फेस मास्क है मम्मी, प्रीति ने जबरदस्ती लगा दिया था, कह रही थी कि टैनिंग हो गई है, चेहरा चमक जाएगा। सुनैना जी ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, हद करते हो रोहन, तुम्हारे गिलों की वजह से अभी मुझे कुछ हो जाता तो। वह कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी रंजना तेजी से रसोई की ओर आई और हांफते हुए बोली, बड़ी मालकिन, वो धरा भाभी के मम्मी पापा कब से बैठे हैं, बाहर हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। सुनैना जी ने माथे पर हाथ मारा, ओह मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि सीमा जी और शैलेंद्र जी को मैंने हॉल में बैठाया हुआ है। उन्होंने तुरंत खुद को नॉर्मल किया और प्रज्ञा की ओर मुड़कर कहा, प्रज्ञा जल्दी से अंकित को फोन करो और मिठाइयाँ मंगवा लो, वो लोग पहली बार हमारे घर आए हैं, मैं उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकती। रोहन तुम भी अपना होलिया सुधार कर कार्तिक को नीचे लेकर आ जाना। जैसे ही सुनैना जी ड्राइंग रूम में पहुंची, सीमा जी और शैलेंद्र जी को सोफे पर गुमसुम बैठा पाया। सीमा जी ने देखते ही हाथ जोड़ लिए थे और वहां से स्वर में बोली, बहन जी आप धरा को हमारे साथ भेज दीजिए, हमारी ही गलती थी, हमें उसका अतीत आपसे नहीं छुपाना चाहिए था। लड़की के दामन पर एक बार कलंक लग जाए तो वो उम्र पीछा नहीं छोड़ता। हम अपनी बेटी का बोझ आपके ऊपर नहीं डालना चाहते। सुनैना जी की आंखों में गुस्से की चमक कौन गई थी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, सीमा जी खबरदार जो दोबारा कलंक शब्द का इस्तेमाल किया धरा के लिए, मेरी बहू कोई कलंक नहीं है, वो कांच की तरह साफ और निश्चल है और जैसे डरा से हमाकर आपने उसे पाला है, मैं उसे आपके साथ कतई नहीं भेजूंगी। आपने तो उसे ठीक से पढ़ने तक नहीं दिया, बस डर के साए में रखा है। तभी पीछे से प्रज्ञा भी आ गई थी और तपाक से बोली, अंकल आंटी आपको अपनी बेटी पर भरोसा हो या ना हो, पर मुझे अपनी भाभी पर पूरा भरोसा है। और रही बात दुनिया की कि लोग क्या कहेंगे, तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं सबके होठों पर फेविक्विक लगा दूंगी और कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। प्रज्ञा की इस मासूम पर शरारती बात पर कमरे में छाया भारी तनाव अचानक हंसी की गूंज में बदल गया था। सीमा जी की आंखों के आंसू भी मुस्कुराहट में तब्दील हो गए थे। वहीं ऊपर वाले कमरे में माहौल बिल्कुल जुदा था। कार्तिक अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकला था। उसने सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था और उसके गीले बदन से पानी की बूंदें टपक रही थी। कमरे में धरा अलमारी में कपड़े सलीके से लगा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कार्तिक उसके ठीक पीछे खड़ा है। अचानक कार्तिक ने पीछे से आकर धरा को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में कैद कर लिया था। धरा सक पका गई थी। कार्तिक जी वो, उसकी बात अधूरी रह गई थी क्योंकि कार्तिक के बालों से टपकता गुनगुना पानी धरा की मखमली कमर पर गिरने लगा था। पानी की उन बूंदों के एहसास से धरा के बदन में सिहरन दौड़ गई थी। कार्तिक के गीले बालों से टपकता पानी उसकी कमर की त्वचा को छूते हुए नीचे की ओर फिसल रहा था, जिससे धरा के रोंगटे खड़े हो गए थे। धरा ने अपनी गर्दन झुका ली थी और फुसफुसाते हुए कहा, कार्तिक जी छोड़िए, कोई आ जाएगा। पर कार्तिक आज सुनने के मूड में नहीं था। उसने कोई जवाब देने के बजाय झुककर अपनी गर्म सांसें धरा की खुली कमर पर छोड़ दी थी। धरा की सांसें तेज हो गई थी जब उसने महसूस किया कि कार्तिक अपने होठों से उन पानी की बूंदों को सोख रहा है जो उसकी कमर पर टपक रही थी। कार्तिक जी, धरा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। वह पूरी तरह से कांप उठी थी। कार्तिक के होठों का वो स्पर्श धरा की नसों में बिजली की तरह दौड़ गया था। कार्तिक ने धीरे से उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा और उसकी रेशमी जुल्फों को एक तरफ हटाते हुए उसके कान के पास धीमे स्वर में कहा, जाने दूं, वो भी इतनी आसानी से? अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है धरा। धरा का चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया था। उसकी धड़कनें किसी रेलगाड़ी की तरह दौड़ रही थी। कार्तिक ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की लेकिन उसे छोड़ा नहीं था। उसने बड़ी नजाकत से धरा के कंधों को पकड़ा
और उसे धीरे से घुमाकर अपनी तरफ कर लिया था। अब धरा पूरी तरह से कार्तिक के सामने थी। कार्तिक का चौड़ा सीना और उसके शरीर से उठता भाप जैसा एहसास धरा को और भी बेचैन कर रहा था। धरा ने अपनी पलकें जोर से भींच ली थी और गर्दन एकदम नीचे झुका रखी थी, मानो वो जमीन में समा जाना चाहती हो। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके कान के पास शरारत भरी आवाज में कहा, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है मिसेस कार्तिक। जरा अपनी खूबसूरत आंखों को खोलिए और हमारी आंखों में देखिए। धरा की घबराहट अब अपनी चरम सीमा पर थी। उसने अपनी गर्दन और भी नीचे झुका दी थी, जैसे वो कार्तिक के पैरों के अंगूठे गिन रही हो। उसकी उंगलियां घबराहट में अपनी साड़ी के पल्लू को बुरी तरह मरोड़ रही थीं। वह दबी आवाज में थोड़ा बड़बड़ाते हुए बोली, हम नहीं देखेंगे। आप किसी जिराफ की तरह इतने लंबे हैं कि अगर हम आपको लगातार देखेंगे तो हमारी गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगा। धरा की ये बात सुनकर कार्तिक की आंखों में चमक आ गई थी और वो जोर से हंस पड़ा था। जिराफ? सच में धरा? कार्तिक की हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे धरा फिर से अलमारी से जा लगी थी। कार्तिक ने अपने दोनों हाथ अलमारी पर टिका दिए थे और धरा को बीच में घेर लिया था। जिराफ? तो मैं तुम्हें जिराफ लगता हूँ? कार्तिक ने एक भौं उठाकर शरारत से पूछा। धरा ने अब भी अपनी आंखें जोर से बंद कर रखी थी। घबराहट में उसकी जुबान फिर से फिसलने लगी थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हमारा मतलब था कि आप इतने ऊंचे हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम कुतुब मीनार के सामने खड़े होकर ऊपर की मंजिल देख रहे हों। हमारी गर्दन तो कितनी छोटी सी है ना, अगर ऊपर देखते देखते ऐसे ही रह गई तो क्या होगा? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब लाया था। उसकी गर्म सांसें अब धरा के गालों को छू रही थी। धरा, आंखें खोलो, वरना मैं अपनी लंबाई का फायदा उठाकर कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हारी गर्दन सच में अकड़ जाएगी। धरा ने डर और घबराहट के मारे एक आंख धीरे से खोली और हड़बड़ाकर बोली, आप इतने पास क्यों आ गए? हटिए, वरना हम चिल्ला देंगे। कार्तिक उसके शब्दों पर हल्का सा हंसा। हंसी में शरारत कम सुकून ज्यादा था। वह थोड़ा पीछे हटा, इतना कि धरा दोबारा सांस ले सके। अच्छा, उसने भौं उठाकर कहा, चिल्लाओगी? फिर धीरे से बोला, और अगर किसी ने पूछा कि क्यों चिल्ला रही थी तो क्या कहोगी? धरा उसकी बात पर थोड़ा सा घबरा गई थी और बोली, हम कहेंगे कि आप इंग्लिश फिल्मों के हीरो की तरह हमारे साथ क्या? धरा? कार्तिक ने उसके करीब झुकते हुए पूछा। वो आप उनकी तरह हमारे साथ छिछोरी हरकतें करते हैं? कार्तिक ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई थी। उसने अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं की थी, बल्कि और थोड़ा झुककर धरा की नाक से अपनी नाक रगड़ी और बोला, तो हमारी बीवी ने इंग्लिश फिल्में देखी हैं? हाँ? कार्तिक ने तभी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में मजाक और प्यार का मिला जुला भाव था। और तुम्हें लगता है कि मैं वैसी छिछोरी हरकतें कर रहा हूँ? धरा की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो झटके से सिर हिलाने लगी थी। नहीं, वो जल्दी से बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। हमने नहीं देखी थी सच्ची में। कार्तिक एक पल को रुका। उसकी आवाज में अभी भी शरारत थी, पर चेहरे पर ध्यान आ गया था। अच्छा? उसने हल्के से पूछा। धरा ने हिम्मत जुटाकर बात आगे बढ़ाई। उसके शब्द आपस में उलझते जा रहे थे। वो तो प्रीति दीदी दिखाती थी थोड़ा थोड़ा। उसने उंगलियां मरोड़नी थी। हमें समझ तो नहीं आती थी, हम तो बस ऐसे ही कभी कभी स्क्रीन देख लेते थे, पर हमें कुछ पता नहीं चलता था। अच्छा, तो प्रीति ने तुम्हें ऐसी फिल्में दिखाई हैं? धरा ने हाँ में सिर हिला दिया था। कार्तिक की मुस्कान अब धीमी पड़ गई थी। उसने सीधा होकर थोड़ा फासला बना लिया था। तो फिर इतनी घबराहट क्यों? उसने नरम लहजे में पूछा। धरा ने आंखें झुका ली थी। क्योंकि आप ऐसे बोलते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ गलत बोल बैठे हैं और हम नहीं चाहते कि आप हमें गलत समझें। ये सुनकर कार्तिक के चेहरे की शरारत पूरी तरह पिघल गई थी। उसने गहरी सांस ली। धरा, वह शांत स्वर में बोला, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। उसने पहली बार अपनी पकड़ पूरी तरह ढीली की और एक कदम पीछे हट गया था। और एक बात साफ समझ लो, उसकी आवाज़ अब बिल्कुल सीधी थी, मैं तुम्हें कभी असहज करना नहीं चाहता। धरा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी घबराहट अब थोड़ी कम हो गई थी। वह अपने होठों को दांतों तले दबाए हुए थी, मानो अपनी जुबान को और कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने से रोकना चाहती हो। कार्तिक ने जब देखा कि धरा अभी सहमी हुई है और अपने होठों को दांतों तले दबाए खड़ी है, उसके दिल में एक टीस सी उठी। उसने अपनी आवाज़ को और भी कोमल किया और धरा की आंखों में झांकते हुए पूछा, धरा, तुम इतना क्यों डरती हो मुझसे? क्या तुम्हें हम पसंद नहीं हैं? धरा ने जैसे ही ये सुना, उसकी घबराहट एक पल के लिए गायब हो गई थी और उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। उसने फटाक से सिर उठाया और बिना सोचे समझे बोल पड़ी थी, अरे ऐसा नहीं है, आप तो हमें बहुत पसंद हैं। पर धरा रुकी। उसका चेहरा अब शर्म से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसने अपनी उंगलियां आपस में फंसाई और हड़बड़ाहट में आगे कहा, पर वो सुहागरात तो रात में होती है ना,
तो आप अभी दिन में ऐसे क्यों? धरा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कार्तिक की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि धरा इतनी मासूमियत के साथ इतनी बड़ी बात कह देगी। कार्तिक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फिर से लौटने ही वाली थी और वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी कमरे के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और रोहन की ऊंची आवाज गूंजी, भाई कहाँ रह गए आप? नीचे धरा भाभी के मम्मी पापा आए हुए हैं, मम्मी आप दोनों को नीचे बुला रही हैं, जल्दी चलिए। धरा जब तक कार्तिक के करीब खड़ी थी झटके से पीछे हटी। उसे ऐसा लगा जैसे वो चोरी करते पकड़ी गई हो। मम्मी पापा? धरा के मुंह से बस इतना ही निकला। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और कार्तिक को एक नजर देखे बिना पल्लू संभालते हुए कमरे से बाहर की तरफ भाग गई थी। कार्तिक वहीं खड़ा रह गया था। उसके होठों पर एक अधूरी हंसी और आंखों में धरा के इस मासूम बात पर खुमार था। उसने अपना सिर झटका और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ये लड़की पागल कर देगी मुझे। धरा लगभग दौड़ते हुए नीचे पहुंची। हॉल में अपने माता पिता को देखते ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। पिछले 2 सालों का डर, दूरी और अकेलापन जैसे एक ही पल में सिमट गया था। उसने झुककर कांपते हाथों से अपने पिता शैलेंद्र जी और माँ सीमा जी के पैर छुए। आज 2 साल बाद शैलेंद्र जी का हाथ उठा और बड़ी ममता से धरा के सिर पर टिका था। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। पिता के मुंह से मिले इस आशीर्वाद ने धरा के भीतर जैसे खुशियों का सैलाब ला दिया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले थे। तभी पीछे से कार्तिक, रोहन और प्रीति भी आ गए थे। तीनों ने एक एक करके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। घर का माहौल जो कुछ देर पहले तनावपूर्ण था अब अपनों की मौजूदगी से महक उठा था। कुछ देर बातचीत और चाय नाश्ते के बाद सीमा जी और शैलेंद्र जी ने विदा ली। घर वापस लौटते हुए कार में सन्नाटा पसरा था। शैलेंद्र जी खिड़की के बाहर देख रहे थे पर उनकी नजरें कहीं खोई हुई थी। सीमा जी ने गौर किया कि जब से वे सूरी सदन से निकले हैं उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। आखिरकार सीमा जी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ? जब से वापस आए हैं आप बिल्कुल चुप हैं। धरा वापस नहीं आई, यही तो हम चाहते थे ना। शैलेंद्र जी ने गहरी और भारी सांस ली। उनकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। आज मुझे धरा का बाप होने पर अफसोस हो रहा है सीमा जी। सीमा जी चौंक गई थी। अचानक ये क्या कह रहे हैं आप? शैलेंद्र जी की आंखों में नमी चमक उठी थी। सच तो ये है कि मैं उसके लिए एक अच्छा पिता कभी बन ही नहीं पाया। हम उसे बोझ समझते रहे और उसके अतीत को कलंक मानकर उसे छुपाते रहे। पर आज समधन जी को देखा, उन्होंने हमें नीचा दिखाने या ताना मारने के बजाय दुनिया को जवाब देने की ठानी है। उन्होंने उस बच्ची को वो मान सम्मान दिया जो हम उसका सगा खून होकर भी नहीं दे पाए थे। उन्होंने थकी हुई आवाज में आगे कहा, हमने अपनी ही बच्ची पर भरोसा नहीं किया सीमा जी, और उस घर ने उसे बिना किसी शर्त के अपना लिया। आज समझ आया कि परवरिश सिर्फ डर के साए में रखने का नाम नहीं है। परवरिश तो वो है जो सुनैना जी ने अपनी बहू के लिए दिखाई है। सीमा जी ने चुपचाप अपने पति का हाथ थाम लिया था। दोनों के दिल में अपनी बेटी के लिए सुकून तो था पर अपनी कमियों का एहसास आज भारी पड़ रहा था। शैलेंद्र जी और सीमा जी के जाने के बाद घर में एक सुकून भरा सन्नाटा पसर गया था। कार्तिक अपने स्टडी रूम में लैपटॉप खोले बैक टू बैक मीटिंग्स निपटाने में व्यस्त था ताकि वे अपना पेंडिंग काम खत्म कर सके। उधर किचन में धरा की चहक गूंज रही थी। वह सुनैना जी का हाथ बटाते हुए इतनी खुश थी कि उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात का खाना हो चुका था। सब अपने अपने कमरों की ओर बढ़ रहे थे लेकिन धरा के कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे रह रहकर अपनी वह बात याद आ रही थी जो उसने कार्तिक से दिन में कही थी, सुहाग रात तो रात में होती है ना। और अब रात हो चुकी थी और यही बात धरा के जी का जंजाल बन गई थी। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि उसे लग रहा था अगर वह कमरे में गई तो कार्तिक की नजरों का सामना कैसे करेगी। कमरे में जाने से बचने के लिए धरा दबे पांव अभिजीत जी और सुनैना जी के कमरे में घुस गई और उनके बिस्तर के पास पड़े काउच पर बैठ गई थी। अरे धरा बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? अभिजीत जी ने चश्मा उतारते हुए पूछा। नहीं पापा जी, वो नींद नहीं आ रही थी और कार्तिक जी भी मीटिंग्स में बिजी हैं। आपकी और माँ जी की शादी कैसे हुई, आप हमें बताएंगे ना? धरा ने बहाना बनाया। अभिजीत जी मुस्कुरा दिए थे और अपनी प्रेम कहानी की परतें खोलने लगे थे। पता है धरा, तुम्हारी मम्मी जब कॉलेज में थी तो मैं पागलों की तरह घंटों इनके कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा रहता था। कितनी भी गर्मी हो या बारिश, मुझे बस इनकी एक झलक देखनी होती थी। सुनैना जी जो पास ही बैठी थी धीरे से मुस्कुराई और धरा की ओर देखकर बोली, हाँ हाँ, और एक दिन तो इन्होंने हद ही कर दी थी। बिना बताए हमारे घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। अभिजीत जी ठाका मारकर हंस पड़े थे। अरे वह किस्सा तो मैं कभी नहीं भूल सकता। सुनैना जी ने चुटकी लेते हुए कहा, धरा तुम ही सोचो, ये सज धज कर गेट पर खड़े थे और मेरे बड़े भाई ने इन्हें चोर समझ लिया। आओ देखा ना ताओ, डंडा उठाया और इनकी धुनाई शुरू कर दी थी। ये चिल्लाते रहे कि मैं दामाद बनने आया हूँ, पर भाई साहब कह रहे थे आजकल के चोर बड़े शातिर हो गए हैं, पकड़े जाने पर रिश्ते वाले बताते हैं खुद को
धरा अपनी शर्म भूलकर जोर से हंस पड़ी थी। कमरे का माहौल इतना हल्का हो गया था कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सबने मुड़कर देखा। कार्तिक दरवाजे पर खड़ा था। उसकी शर्ट के ऊपर की 2 पट्टियां खुली हुई थी। वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। धरा, कमरे में चलिए, काफी रात हो गई है, कार्तिक ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। कार्तिक को देखते ही धरा की हंसी जैसे गायब हो गई थी और उसके जिस्म में सिरहन दौड़ गई थी। उसने चुपचाप पल्लू संभाला और सुनैना जी के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी थी। धरा, चलो, मुझे नींद आ रही है, कार्तिक ने थोड़ा और पास आते हुए कहा। धरा ने हड़बड़ाकर अभिजीत जी की ओर देखा और फिर कार्तिक की तरफ नजरें झुकाकर जल्दी जल्दी बोलने लगी। वो कार्तिक जी, दरअसल पापा जी हमें अपनी लव स्टोरी सुना रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो चोर वाली बात खत्म हुई है, फिर शादी कैसे हुई, फेरे कैसे हुए, वो सब तो अभी बाकी है ना। उसने एक लंबी सांस ली और फिर अपनी बात जारी रखी। तो हम पूरी कहानी सुनकर ही जाएंगे। हमें कहानियाँ बहुत पसंद हैं और अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप भी यहीं आ जाइए ना। आप भी सुनिए, साथ में बैठेंगे, कितना मजा आएगा। धरा की ये मासूम पेशकश सुनकर अभिजीत जी अपनी हंसी रोक नहीं पाए थे। सुनैना जी ने एक नजर धरा को घबराते हुए देखा। उन्हें बखूबी समझ आ रहा था कि धरा आज रात कार्तिक के साथ अकेले कमरे में जाने से बचने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रही है। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और हाथ बांधकर कमरे के खंभे से टिक गया था। उसने एक भौं उठाकर धरा की ओर देखा। अच्छा, पूरी कहानी सुनकर जाओगी? धरा, पापा की लव स्टोरी तो बहुत लंबी है, सुबह हो जाएगी सुनते सुनते। और रही बात मेरे यहाँ बैठने की, तो मेरा काम तो खत्म हो गया है। अब बस मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अभिजीत जी की तरफ देखा और कहा, पापा, क्या आप अपनी बहू को आज पूरी रात यहाँ बैठाकर अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने वाले हैं या मैं इसे ले जाऊं? अभिजीत जी ने आंख मारते हुए कहा, बेटा, हम तो सुना देंगे, पर सुबह तेरे ऑफिस की मीटिंग में तुझे नींद आए तो हमें मत कहना। धरा बेटा, कहानी तो कल भी पूरी हो सकती है, अभी जाओ। देखो, कार्तिक बेचारा थका हुआ लग रहा है, अभिजीत जी ने मुस्कुराते हुए कहा। धरा ने बेचारगी से सुनैना जी की तरफ देखा और वहां से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। सुनैना जी ने प्यार से धरा का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा, आराम करो, कल सुबह हम बैठकर खूब बातें करेंगे। अब धरा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह धीरे से उठी, जैसे उसके पैरों में मन भर का लोहा बंधा हो। कार्तिक ने दरवाजे से हटकर उसे रास्ता दिया और जैसे ही धरा उसके पास से गुजरी, कार्तिक ने फुसफुसाते हुए कहा, पापा की लव स्टोरी तो सुन ली, अब हमारी कहानी भी तो शुरू करनी है, क्यों? धरा ने अपनी आंखें जोर से मींच ली थी और तेजी से कमरे के बाहर निकल गई थी, जबकि कार्तिक पीछे पीछे दबे पांव हंसते हुए आ रहा था। धरा अपने कमरे में किसी एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से घुसी। उसे कदम कदम पर कार्तिक के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हे भगवान, अब क्या होगा? उसने घबराहट में बड़बड़ाते हुए सीधे बिस्तर की ओर छलांग लगाई। उसने झटपट भारी भरकम कंबल उठाया और खुद को सिर से पांव तक ऐसे लपेट लिया जैसे कोई मम्मी हो। उसने अपनी आंखें जोर से मींच ली थी और सांस रोककर ऐसे लेट गई थी जैसे उसे दुनिया की कोई सुध ही न हो। ठीक 2 मिनट बाद कार्तिक ने कमरे में कदम रखा। कमरा शांत था, सिवाय धरा की तेज चलती सांसों के, जो कंबल के अंदर से भी साफ सुनाई दे रही थी। कार्तिक ने देखा कि बिस्तर पर एक लंबा सा कंबल का गट्ठर पड़ा हुआ है, जिसमें से धरा का चेहरा भी मुश्किल से नजर आ रहा था। कार्तिक के होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई थी। उसने जानबूझकर थोड़ा शोर करते हुए मेज पर अपनी घड़ी और फोन रखे। जैसे ही कार्तिक बिस्तर पर बैठने के लिए थोड़ा झुका, कंबल के अंदर धरा की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बजने लगी थी। उसने आंखें बंद रखे हुए ही बहुत कोमल और मासूम आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, वो कार्तिक जी, हम तो सो गए हैं, अब हमें बिल्कुल परेशान मत कीजिए, हमें बहुत गहरी नींद आ गई है। कार्तिक अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। वह धरा के चेहरे के और करीब झुका और धीरे से बोला, अच्छा, मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है कि सोते सोते भी बातें कर सकती है। धरा को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने कंबल के अंदर खुद को थोड़ा और सिकोड़ लिया और लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ, वो दरअसल हम सपने में बोल रहे हैं, हम सपने में आपसे बात कर रहे हैं। कार्तिक अब खिलखिलाकर हंस पड़ा था। उसने धीरे से धरा के कंबल को उसके चेहरे से थोड़ा और नीचे किया और बोला, अच्छा, तो सपने में बात हो रही है, तो फिर ये बताइए मिसेस कार्तिक कि नींद में भी आपको ये आपका जिराफ जैसा पति कैसा लग रहा है? क्या मैं सपने में आपको थोड़ा कम लंबा दिख रहा हूँ? धरा ने घबराकर फौरन अपनी आंखें फिर जोर से बंद कर ली थी और बोली, नहीं, नींद में भी आपको तो मीनार ही लग रहे हैं। कार्तिक ने धीरे से उसके बालों की एक लट को उसके कान के पीछे किया। उसकी उंगलियों का स्पर्श धरा की त्वचा पर बिजली जैसा एहसास छोड़ गया था।
कार्तिक ने शरारत से कहा। ठीक है, सो जाओ, पर याद रखना धरा, अगर तुम नींद में हो तो मैं भी नींद में कुछ भी कर सकता हूँ और कल तुम मुझसे शिकायत भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं भी यही कहूँगा कि मैं तो सो रहा था। धरा का दिल एक पल के लिए थम गया था। उसने कंबल के अंदर ही अंदर अपने होठ दबाए और सोचा, हे भगवान, ये तो हमारी ही बातों में हमें फंसा रहे हैं, अब क्या करें। कार्तिक ने देखा कि धरा कंबल के भीतर दुबक कर अपनी सांसें थामे लेटी है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। उसने बहुत ही नजाकत से कंबल के ऊपर से ही अपना हाथ धरा की कमर पर रखा और उसे धीरे से अपनी ओर खींच लिया था। धरा का पूरा बदन एक पल के लिए पत्थर सा सख्त हो गया था, लेकिन कार्तिक ने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी मजबूत बाहों में धरा को पूरी तरह भर लिया था और उसके कान के पास झुककर हौले से फुसफुसाया, अगर आप नींद में आंखें खोल सकती हैं धरा, तो हम भी नींद में ही आपके थोड़े और करीब आ रहे हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो बस नींद का असर है। कार्तिक की गर्म सांसें और उसकी बाहों का घेरा, धरा की सारी हिम्मत जवाब दे गई थी उसके सामने। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन कार्तिक की आंखों की चमक और नजदीकी उसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो झटके से पलटी और शर्म के मारे अपना पूरा चेहरा कार्तिक के चौड़े सीने में छुपा लिया था। कार्तिक उसे इस तरह शर्माते हुए देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि धरा का दिल उसके सीने से लगकर कितनी तेजी से धड़क रहा है। उसे तंग करने का इरादा प्यार में बदल चुका था। कार्तिक ने प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और फिर धीरे से सीधा होकर लेट गया था, पर अपनी बाहों की पकड़ ढीली नहीं की थी। उसने मंद आवाज में कहा, गुड नाइट मिसेस कार्तिक। कमरे में खामोशी छा गई थी। कार्तिक को लगा कि धरा सो गई है, लेकिन तभी कंबल के भीतर से एक बहुत ही दबी हुई नींद से भरी और मासूम आवाज आई, गुड नाइट जिराफ जी। कार्तिक की बंद आंखों में भी एक चमक आ गई थी। वह मुस्कुराया और धरा को खुद के और करीब समेट लिया था। सूरी सदन के उस कमरे में अब सिर्फ दो धड़कनों की आवाज थी और खिड़की से आती चांदनी उनकी नई शुरुआत की गवाह बन रही थी। लेकिन धरा नहीं जानती थी कि अगली सुबह उसके लिए कौन सा तूफान लाने वाली है। सुबह जब खिड़की के पर्दों से छनकर आती सूरज की पहली किरण धरा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद धीरे से खुली। रात की वो मीठी यादें उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ले आई थी। उसने अनजाने में ही अपना हाथ पास वाले बिस्तर पर फेरा, लेकिन वहां सन्नाटा था। धरा ने झटके से आंखें खोली और उठकर बैठ गई थी। कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। बाथरूम का दरवाजा भी खुला था। कार्तिक कहीं नहीं था। कार्तिक जी, उसने तभी आवाज में पुकारा, पर कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। धरा के मन में घबराहट होने लगी थी। क्या रात को मेरी बातों से वो सच में नाराज हो गए? क्या उन्हें बुरा लगा कि हमने उनसे नींद में झूठ कहा? उसका मन अब हजारों शंकाओं के घेरे में था। उसने अपना फोन उठाया और कांपते हाथों से कार्तिक का नंबर मिलाया। फोन की घंटी जा रही थी। धरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तीसरी घंटी पर फोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ से कार्तिक की आवाज नहीं, बल्कि एक लड़की की खनकती हुई आवाज आई, हेलो। धरा ठिठक गई थी। उसने एक पल के लिए फोन की स्क्रीन देखी कि कहीं नंबर गलत तो नहीं लग गया। नहीं, नंबर तो कार्तिक का ही था। जी नमस्ते, वो कार्तिक जी से बात हो सकती है? धरा ने धीमी आवाज में पूछा। उस लड़की ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, कार्तिक अभी बिजी है, वो बात नहीं कर पाएंगे, आप बाद में कॉल कीजिएगा। धरा का चेहरा सफेद पड़ गया था। सुबह सुबह कोई लड़की उनका फोन उठा रही है और कह रही है कि वो बिजी है। उसके गले में जैसे कुछ फंस गया हो। वह बस इतना ही बोल पाई थी, ठीक है, आप उनसे कह देना कि उनकी पत्नी धरा का कॉल आया था। धरा ने बिना कोई और सवाल किए फोन रख दिया था। उसके मन में अजीब सी हलचल मच गई थी। वह भारी मन से नहाई और तैयार होकर नीचे किचन में पहुंच गई थी। सुनैना जी वहां चाय बना रही थी। धरा को देखते ही वह मुस्कुराई, आ गई मेरी बच्ची, भूख लगी होगी ना? और सुनो, कार्तिक सुबह जल्दी निकल गया था, कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। तुम सो रही थी तो उसने कहा कि तुम्हें जगाना ठीक नहीं है, इसलिए वो बिना बताए चला गया। वैसे तुमने उसे रजनी और उन बातों के बारे में नहीं बताया ना? धरा ने एक फीकी मुस्कान दी और बस इतना ही कहा, नहीं मम्मी जी। सुनैना जी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ठीक किया तुमने। पर धरा के दिमाग में अभी भी उस लड़की की आवाज़ गूंज रही थी। उधर शहर के कालीशान होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्तिक मीटिंग से बाहर निकला। वह काफ़ी थका हुआ लेकिन संतुष्ट लग रहा था। उसने अपनी जैकेट ठीक की और तभी सामने से एक बेहद खूबसूरत और स्मार्ट लड़की हाथ में उसका फ़ोन लिए आई। कार्तिक, तुम्हारा फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था, उसने फ़ोन कार्तिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कार्तिक ने फ़ोन लेते हुए पूछा, किसी का ज़रूरी कॉल था क्या?
लड़की ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए झूठ बोल दिया था, नहीं, कोई खास तो नहीं। लो अपना फोन। कार्तिक ने फोन अपनी जेब में रखा और उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए पूरे सम्मान के साथ कहा, थैंक्स फॉर द कॉपरेशन। तुम्हारी मदद के बिना आज की ये डील इतनी आसानी से क्लोज नहीं होती। लड़की ने कार्तिक से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इट्स माई प्लेजर कार्तिक, तुम्हारे साथ काम करना हमेशा ही दिलचस्प रहा है। कार्तिक को अंदाजा भी नहीं था कि उसका एक छोटा सा थैंक यू और उस लड़की का एक छोटा सा झूठ सूरी सदन में धरा के दिल में कितना बड़ा तूफान खड़ा करने वाला है। मीटिंग खत्म होने के बाद कार्तिक ने उस लड़की से विदा ली और तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ गया था। उसके दिमाग में सिर्फ धरा थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके फोन पर क्या बात हुई है। वह बस जल्द से जल्द अपना काम निपटाकर घर पहुंचना चाहता था ताकि सुबह बिना बताए आने की भरपाई कर सके। उधर सूरी सदन में धरा का मन कहीं नहीं लग रहा था। वह फोन वाली बात और उस अनजान लड़की की आवाज से इतना परेशान थी कि उसे किसी से बात करने की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि प्रीति शायद उसकी उलझन समझ पाए। धरा दबे पांव प्रीति के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर रोहन और प्रीति अपने नोट्स तैयार कर रहे थे। प्रीति, धरा ने दरवाजे पर रुककर धीमी आवाज में पुकारा। रोहन, जो अपनी घड़ी पहन रहा था, अचानक ठिठक गया था। उसने पलटकर एक तीखी और गहरी नजर धरा पर डाली। उसकी आंखें जैसे धरा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। रोहन का इस तरह घूर कर देखना धरा को हमेशा से असहज कर देता था। वह उसके सामने आते ही सहम जाती थी। धरा ने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली और अपनी साड़ी के पल्लू को उंगलियों में भींच लिया था। प्रीति ने अपनी किताबों से नजरें हटाईं और चहकते हुए बोली, हाँ धरा, बोलो, क्या बात करनी है? तू बड़ी परेशान लग रही है। धरा कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि रोहन अभी भी उसे वैसे ही देख रहा है, जैसे वह उसके अंदर चल रही उथल पुथल को जान लेना चाहता हो। रोहन की उस खामोश नजर में एक अजीब सा दबाव था। धरा की घबराहट अचानक बढ़ गई थी। उसके शब्द गले में ही सूख गए थे। उसे लगा कि अगर उसने अभी कार्तिक जी और उस लड़की के बारे में पूछा तो रोहन उसे गलत समझेगा या शायद कोई नया सवाल खड़ा कर देगा। कुछ नहीं प्रीति, हम बस ऐसे ही आए थे। तुम लोग एग्जाम के लिए लेट हो रहे होगे। धरा ने लड़खड़ाते हुए कहा। अरे धरा, बोल तो सही, प्रीति ने पास आते हुए कहा। पर धरा एक पल भी वहां नहीं रुकी थी। नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ, कहकर उल्टे पांव वहां से भाग निकली थी। रोहन ने उसे जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी लकीर खिंच गई थी। प्रीति ने रोहन की तरफ देखा और कंधे उचकाकर बोली, धरा को क्या हुआ है? इतनी डरी डरी सी क्यों थी? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया था। धरा अपने कमरे में वापस आ गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ कार्तिक का फोन किसी लड़की ने उठाया और दूसरी तरफ रोहन की वो डरावनी नजरें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे अपनी बात कहे। धरा अपने कमरे से निकलकर नजरें झुकाए तेजी से प्रज्ञा के कमरे की ओर बढ़ रही थी कि तभी सीढ़ियों के पास सुनैना जी ने उसे रोक लिया था। अरे धरा, अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। सुनैना जी के स्वर में एक अलग सी उत्तेजना थी। धरा ने अपनी उदासी छुपाते हुए सिर उठाया। सुनैना जी ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वो प्रज्ञा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का बहुत अच्छे खानदान का है और विदेश में सेटल है। तुम जरा रसोई और मेहमानों के स्वागत की तैयारियां देख लो। प्रीति का एग्जाम है और प्रज्ञा भी यूनिवर्सिटी में है। जैसे ही आएगी मैं उसे बता दूंगी। धरा का मन पहले से ही भारी था, पर उसने अपनी परेशानी किनारे रख दी थी और धीमे से सिर हिलाकर कहा, जी मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। पूरा दिन धरा ने खुद को घर के कामों में झोंक दिया था। वह रसोई से लेकर ड्राइंग रूम की डेकोरेशन तक पागलों की तरह काम कर रही थी ताकि उसे कार्तिक और उस लड़की के बारे में सोचने का समय न मिले। दोपहर से शाम हो गई थी, सूरज ढल गया था, लेकिन कार्तिक का ना कोई फोन आया और ना ही वह खुद लौटा था। धरा बार बार दरवाजे की ओर देखती, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। उधर प्रज्ञा जैसे ही यूनिवर्सिटी से घर लौटी और सुनैना जी ने उसे यह खबर सुनाई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई थी और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। उसने कांपते हाथों से अंकित का नंबर डायल किया। अंकित ने पहले ही रिंग में फोन उठाया। हेलो प्रज्ञा, क्या बात है, इस वक्त कॉल?
प्रज्ञा ने एक गहरी और लंबी सांस ली, जिसे सुनकर अंकित की धड़कनें तेज हो गई थी। अंकित, आज शाम मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जैसे ही ये शब्द अंकित के कानों में पड़े, उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, उसका दम घुटने लगा था। उसने झटपट अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोले और खिड़की की तरफ बढ़ा। उसका गला सूख गया था, पर उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए भारी आवाज में कहा, ओह कांग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकित की आवाज में कोई खुशी नहीं थी, पर वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने आगे पूछा, तुम तो खुश हो ना? प्रज्ञा को उम्मीद थी कि अंकित कुछ और कहेगा, उसे रोकेगा या अपनी भावनाएं जाहिर करेगा, लेकिन उसका बधाई देना प्रज्ञा को तीर की तरह चुभा था। वह चिढ़ते हुए और गुस्से में बोली, हाँ खुश क्यों नहीं होंगी, बहुत खुश हूं मैं, बल्कि मैं तो नाचने वाली हूँ कि फाइनली मुझे इस घर से और तुम जैसे दोस्त से छुटकारा मिलेगा। अंकित का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, पर उसने तंज कसते हुए कहा, बढ़िया है, वैसे भी तुम्हारी जैसी नखरेबाज लड़की को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा है कोई और ये जिम्मेदारी ले ले। नखरेबाज? तुम्हें मैं नखरेबाज लगती हूँ? प्रज्ञा चिल्लाई, तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता ना कि मैं किसके साथ जा रही हूँ या मेरी शादी किससे हो रही है। फर्क पड़ने से क्या होता है प्रज्ञा? अंकित ने अपनी घबराहट छुपाते हुए एक फीकी हंसी के साथ कहा, तुमने बताया ना लड़का विदेश में सेटल है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। तुम्हारा तो वैसे भी सपना था ना बाहर घूमने का। प्रज्ञा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे लगा था कि अंकित टूट जाएगा, पर वह तो जैसे उसे विदा करने की जल्दी में था। उसने चिढ़ते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, आखिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो, मेरी खुशी तो सबसे पहले तुम्हें ही समझ आएगी ना। अभी दोनों की बहस ही चल रही थी कि तभी सुनैना जी प्रज्ञा के कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि प्रज्ञा फोन पर है, तो मुस्कुराते हुए बोली, अरे प्रज्ञा, अच्छा हुआ तुम अंकित से ही बात कर रही हो। उसे बोल दो कि शाम को कार्तिक के साथ वो भी घर आ जाए, आखिर वो भी इसी परिवार का हिस्सा है, ऐसे मौकों पर उसका रहना जरूरी है। प्रज्ञा की आंखों में एक शरारती चमक आ गई थी। उसने फोन अपने कान से हटाकर स्पीकर पर कर दिया था और सुनैना जी की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में बोली, सुना अंकित, मम्मी बुला रही हैं तुम्हें, तुम जरूर आना। फिर उसने सुनैना जी का हाथ पकड़ लिया और बड़े उत्साह का नाटक करते हुए कहा, मम्मी आप बस ये बताइए कि मैं क्या पहनूं, आज मुझे सबसे सुंदर दिखना है, ताकि पहली नजर में ही उन लोगों को पसंद आ जाऊं। मैं चाहती हूँ कि आज के आज ही वो रिश्ता पक्का कर दें। अंकित, जो फोन के दूसरी तरफ सब सुन रहा था, प्रज्ञा की ये बातें सुनकर अपना आपा खो बैठा था। उसके हाथ में एक महंगा पेन था, जिसे वे अपनी फाइलों पर चला रहा था। जैसे ही उसने प्रज्ञा की पहली नजर में पसंद आने वाली बात सुनी, उसके हाथ का दबाव इतना बढ़ा कि कड़क आवाज के साथ पेन के 2 टुकड़े हो गए थे और पेन की स्याही उसके हाथ पर फैल गई थी, पर उसे उस दर्द का एहसास ही नहीं हुआ था। उसका पूरा शरीर गुस्से और जलन से कांप रहा था। हेलो अंकित, सुनाई दे रहा है ना? प्रज्ञा ने चिढ़ते हुए पूछा। अंकित ने गहरी और भारी सांस ली। उसके शब्दों में अब एक अजीब सी कड़वाहट थी। सुनाई दे रहा है प्रज्ञा, मैं जरूर आऊंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि तुम कितनी सुंदर लगती हो और तुम्हारा वो विदेशी राजकुमार कैसा है। अंकित ने बिना इंतजार किए फोन काट दिया था। प्रज्ञा ने फोन हाथ में लिया और उसकी आंखों में अब आंसू थे। उसने अंकित को जलाने के लिए झूठ तो बोल दिया था, पर अब उसे खुद ही अपनी बातों पर पछतावा हो रहा था। सूरी सदन का ड्राइंग रूम रोशनी और महक से सजा हुआ था। सुनैना जी और अभिजीत जी मेहमानों की ahoभगत में लगे थे। बाहर मेहमानों की गाड़ियां लग चुकी थीं और माहौल में एक अजीब सी हलचल थी। सुनैना जी ने रसोई में जाकर धरा को हिदायत दी, धरा मेहमान आ गए हैं बेटा और नाश्ता भी लग चुका है, तुम बस 10 मिनट में प्रीति के साथ प्रज्ञा को नीचे लेकर आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। धरा ने अपने अंदर की बेचैनी को दबाया क्योंकि कार्तिक अभी तक नहीं आया था और धीमे स्वर में कहा, जी मम्मी जी, हम बस लेकर आ रहे हैं। ऊपर कमरे का माहौल बिल्कुल अलग था। प्रज्ञा शीशे के सामने खड़ी थी। उसने एक खूबसूरत मॉव पिंक शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह रह रहकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी ताकि बाहर किसी को उसकी आंखों की नमी न दिखे। भाभी, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? प्रज्ञा ने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। प्रीति ने प्रज्ञा के कंधे पर हाथ रखा। वह अपनी नंद की आंखों में छिपे दर्द को महसूस कर सकती थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो प्रज्ञा, पर क्या तुम सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हो? प्रज्ञा ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को अंदर पीते हुए कहा, अब पीछे हटने से क्या फायदा भाभी, जो होना है
वो होने दो। धरा ने प्रज्ञा के सिर पर पल्लू ठीक किया और कहा, चलो अब नीचे सब राह देख रहे हैं। धरा और प्रीति प्रज्ञा को सहारा देते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी थीं। प्रज्ञा की नजरें पूरे ड्राइंग रूम में सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थीं, अंकित। वह कोने में खड़ा अपने हाथ की स्याही साफ कर रहा था और उसकी आंखें प्रज्ञा को देखकर जैसे जल रही थीं। जैसे ही तीनों ड्राइंग रूम के बीचों बीच पहुंची, धरा और प्रीति की नजर सोफे पर बैठे मुख्य मेहमानों पर पड़ी। देखते ही धरा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और प्रीति के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। सामने लड़के और उसके माता पिता के ठीक बगल में दिनेश पूरे रौब के साथ बैठा हुआ था। वही दिनेश जिसकी वजह से धरा की जिंदगी में कलंक का साया आया था और जिसने प्रज्ञा और प्रीति को पहले भी परेशान किया था। दिनेश की नजरें जैसे ही धरा पर पड़ी, उसके होठों पर एक शैतानी और कुटिल मुस्कान तैर गई थी। धरा का पूरा बदन कांपने लगा था और उसने डर के मारे प्रीति का हाथ कसकर पकड़ लिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सुनैना जी मुस्कुराती हुई बोली, आइए प्रज्ञा, ये है अंकित कपूर और ये इनके बहुत करीबी रिश्तेदार ऋतिक जी। धरा के कानों में जैसे गर्म शीशा पिघल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान उसकी जिंदगी को नरक बनाने पर तुला था, वह आज अपना नाम बदलकर उसके घर के ड्राइंग रूम में क्या कर रहा है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, comment and share this video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel for more interesting videos.